हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी का इम्पोर्टेंट टॉपिक ओम्स लॉ। तो सबसे पहले ओम्स लॉ के बारे में यदि बात किया जाए तो ये एक फेमस साइंटिस्ट या फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम, एक फेमस फिजिसिस्ट जिसका नाम जॉर्ज साइमन ओम, इन्हीं के नाम पे ये लॉ दिया गया जो कि 1828 में दिया गया था। तो ओम्स लॉ बोलता क्या है, तो इसके बारे में कुछ हम लोग स्टडी कर चुके हैं क्लास 10th में। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग सपोज कि ये मेरा एक कंडक्टर है और कंडक्टर का ये मान लेते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया हम ले रहे हैं। कंडक्टर के पास क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होंगे जो कि रैंडम मैनर में मूव कर रहे होते हैं। ये मैंने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था। तो जैसे ही इसको हम लोग एक एक्सटर्नल सोर्स, सपोज मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल होगा। जब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा इस कंडक्टर के अक्रॉस, तो यहाँ पे क्या होगा, एक फील्ड सेटअप होगा जिसका डायरेक्शन ये होगा और इस फील्ड के चलते क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेंगे पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है कंडक्टर के थ्रू और यहां से करंट कंस्टिट्यूट होता है और करंट का जो डायरेक्शन हम लोग लेते हैं वो ये लेते हैं, मींस पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग एट कांस्टेंट temperature, pressure, strain, etc., the current flowing through any conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor। ओम्स लॉ क्या बोलता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर, स्ट्रेन एटसेट्रा, मीन्स और भी फिजिकल क्वांटिटीज है। तो ये सब जो फिजिकल क्वांटिटी है इनको कांस्टेंट रहना पड़ेगा, तब ये लॉ अप्लीकेबल होगा। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग द करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। कंडीशन टेम्परेचर, प्रेशर, स्ट्रेन एटसेट्रा, मीन्स और भी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज को क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट होना पड़ेगा। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेशन बढ़ जाएगा और वहां से कॉलिजन का पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा। तो उस समय ओम्स लॉ क्या होगा, वैलिड नहीं होगा। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। तो चूंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, तो हम लोग लिख सकते हैं I is directly proportional to V। यहाँ पे I मेरा क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट, एंड V मेरा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम लोग V is directly proportional to I भी लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग जो 10th क्लास तक स्टडी किए हुए वो ये स्टडी किए हुए, मीन्स डेफिनेशन तो ये लिखा रहता है, बट उसका हम लोग जब मैथमेटिकल टर्म देते हैं तो लिखते हैं V is directly proportional to I। तो यहाँ पे जब हम लोग इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट डालते हैं जिसको R से डिनोट करते हैं, और ये I, ये मेरा R क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसको भी हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। आर मेरा क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। यदि इस टर्म का बात करें, मीन्स इसके रिवर्स I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो यहाँ पे जब कांस्टेंट हम लोग हटाते हैं
इस कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हटाते हैं तो यहाँ पे जो कांस्टेंट यूज होता है वो होता है 1/r इज 1/r इंटू भी, और यहां से भी देखा जाए तो रिलेशन आएगा v इज इक्वल टू IR। ये मेरा जो 1/r जो यूज हुआ है ये कांस्टेंट होता है मेरा कैपिटल G, जिसको बोलते हैं कंडक्टेंस। जिसको क्या बोला जाता है? कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस किसका ऑपोजिट होता है? रेसिप्रोकल होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का। इसके बारे में हम लोग अभी आगे स्टडी करेंगे। तो बेसिकली ओम्स लॉ क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर, स्ट्रेन एटसेट्रा द करंट flowing through any conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor। तो चूंकि दोनों रिलेशन में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? V इज इक्वल टू IR, तो मेनली ओम्स लॉ यही है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। यहां से यदि बात करें V इज इक्वल टू क्या होता है? IR, और R का यदि हम लोग वैल्यू निकालें तो V अपॉन I, और ये क्या होता है? कांस्टेंट। R इज इक्वल टू V अपॉन I इज इक्वल टू कांस्टेंट, लेकिन कंडीशन है ओनली फॉर ohmic कंडक्टर्स। ohmic कंडक्टर्स कहने का मतलब है ऐसा कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, उसके रूल्स को फॉलो करता है। यदि नॉन ohmic कंडक्टर रहा मीन्स ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, उस समय R मेरा कांस्टेंट नहीं होगा। जैसे बहुत सारे कंडक्टर में ऐसा होता है, फर्दर हम लोग सेमी कंडक्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि वो नॉन ohmic कंडक्टर होता है, एक्चुअली वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा होता है, क्योंकि वहां पे यदि हम लोग वोल्टेज वेरी करवाते हैं तो करंट का वेरिएशन कम होता है, मतलब वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। तो ये सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो सिंपली यहां से R इज इक्वल टू V अपॉन I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब हम लोग यदि बात करें ग्राफ बिटवीन V एंड I, कहने का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच यदि ग्राफ देखा जाए तो सिंस ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? I के। कहने का मतलब है जितना पोटेंशियल हम लोग बढ़ाएंगे उतना क्या होगा? करंट वेरी करेगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा, सपोज ये मेरा x है और ये मेरा y, तो इस डायरेक्शन में हम लोग क्या ले रहे हैं? पोटेंशियल मींस पोटेंशियल डिफरेंस V, और इस डायरेक्शन में I। तो ये जो ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा। अब जरूरी नहीं कि ये स्ट्रेट लाइन जो होगा वो मेरा क्या होगा? 45 डिग्री पे इक्वली डिवाइड करेगा। ये मेरा ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वहां पे वेरिएशन कैसा हो रहा है। लेकिन ये लाइन जो बनेगा वो ओरिजिन से पास होगा, और दूसरा क्या होगा? स्ट्रेट होना चाहिए। यदि इसका स्लोप निकालना चाहे तो ये मेरा स्लोप देगा, स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा? tan थीटा इज इक्वल टू V अपॉन I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R। यही मेरा क्या होगा? स्लोप, और R मेरा कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट। तो ये था ग्राफ बिटवीन V एंड I। इसको हम लोग बोलते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक, और यदि जस्ट रिवर्स कर दे, यहाँ पे I यहाँ पे V, तो उसको बोलते हैं हम लोग IB कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी दोनों तरह का ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रहे यहाँ पे जो ये ग्राफ मिलेगा वो क्या होगा? R देगा, मतलब इसका स्लोप हमको R देगा, और R मेरा कांस्टेंट होगा ohmic कंडक्टर के लिए, और ohmic कंडक्टर में ये मेरा स्ट्रेट लाइन होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ।
मीन्स एक्सपेरिमेंटली हम लोग कैसे इसको प्रूफ करेंगे ओम्स लॉ। तो सबसे पहले हम लोग इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक कंडक्टर लेते हैं। सपोज ये मेरा कंडक्टर है, इस कंडक्टर को एक पोटेंशियल डिफरेंस से हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। सपोज ये मेरा बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना है, V। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस के चलते क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ क्या होंगे, मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो यहां से इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से क्या होगा, करंट कंस्टिट्यूट होगा। हमको इस करंट को मेजर करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक एमीटर यूज करना पड़ेगा। और एमीटर को हम लोग पता है कि एमीटर को हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक एमीटर जोड़ देंगे, ये प्लस ये माइनस, जो कि हमको करंट का मेजरमेंट देगा। साथ ही साथ हमको पोटेंशियल का मेजरमेंट लेना है कि कितना पोटेंशियल देने पे क्या करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग पैरेलली क्या करेंगे, वोल्ट मीटर जोड़ देंगे, क्योंकि वोल्ट मीटर को हमेशा कैसे जोड़ते हैं हम लोग, पैरेलल। तो यहाँ पे हम लोग पैरेलली कनेक्ट कर देंगे। और साथ ही साथ यदि और इस सेटअप को मॉडिफाई करना या सुटेबल अरेंजमेंट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से यहां पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियोस्टेट। ये मेरा वेरिएबल मीन्स रेजिस्टेंस को हम लोग वेरी कर सकते हैं। तो ये मेरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। अब हमको इसका वेरिफिकेशन चाहिए कि मेरा R इज इक्वल टू जो है वो V अपॉन आई इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। तो हम लोग दो तरह का टेबल लेंगे। एक टेबल में लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड और एक में करंट। सपोज मेरा इनिशियल जब 0 वोल्ट था, मतलब ये यहाँ पे इन वोल्ट लिख दे रहे हैं, और करंट इन एम्पियर। सपोज मेरा यहाँ 0 वोल्ट जब अप्लाई किए तो करंट भी मेरा 0 था। 10 वोल्ट अप्लाई किए तो यहाँ पे 2 एम्पियर करंट फ्लो हुआ। मान लेते हैं 20 वोल्ट अप्लाई किए तो यहाँ पे मेरा 4 एम्पियर करंट का वैल्यू आया। इसी तरह फर्दर और इंक्रीज करते गए। तो ये मतलब देखा जाए इसका यदि एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इधर हम लोग V लेते हैं तो V का वेरिएशन 10, 20, 30 और ये था 2, 4, 6। तो यहां से यदि ड्रॉ करें ग्राफ को तो फर्स्ट वाला 10 2 पे मैच कर रहा है, 20 पे कितना मिल रहा है हमको 4 एम्पियर का, और 30 पे कितना मिल रहा है 6 एम्पियर का। यहां से ड्रॉ करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ये मेरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ओम्स लॉ का। इस तरीके से हम लोग ओम्स लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं। यानी ओम्स लॉ को हम लोग सिंपली जब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करेंगे तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं V I, यहाँ पे V1 I2, मतलब V1 वोल्टेज पे I2 करंट, V2 पे I1 होगा, सॉरी I2 करंट, और V3 पे I3 करंट। तो यहां से देखा जाए तो सब का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट, जो कि मेरा R होगा। ये था एक्सपेरिमेंटल सेटअप। यानी एक्सपेरिमेंटली हम लोग कैसे वेरीफाई कर सकते हैं ओम्स लॉ को।